आज चालू करते हैं लेक्चर नंबर 4। आज का टॉपिक है आपका ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या बोलता है? द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर टू द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इसका मतलब बोला है, मान लेते हैं हमारा क्या है, एक बड़ा कंडक्टर है। कंडक्टर में क्या फ्लो कर रहा है? आपका चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव, पर उसका अपोजिट लेंगे क्या? पॉजिटिव टू नेगेटिव। आपका चार्ज फ्लो कर रहा है, तो या करंट बोल सकते हैं। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर टू द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस टू द कंडक्टर। इसका मतलब बोल रहा है कि जो हमारा करंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो यहां पर आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज, यहां पर मैं ऐड कर देता हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब स्पेलिंग गलती ना हो जाए, प्रोपोर्शनल। ठीक है, सही है शायद, हाँ ठीक है। द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, समझ में आया? इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ रहे हो? जैसे सिंपल सा आपका क्या नाम है, गर्मी बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा, तो आप क्या करोगे? फैन और या कूलर और बढ़ाओगे। ठीक है, जैसे मानते हैं पहले नॉर्मली गर्मी लग रहा था, हीट नॉर्मल था, तो आपका फैन का रेगुलेटर जो है, फैन का रेगुलेटर 3 पे था, और आपका हीट बढ़ेगा तो रेगुलेटर आपका 6 पे जाएगा या 5 पे जाएगा, फिर ये भी बढ़ेगा, फिर और बढ़ाओगे, कूलर लगाओगे, एसी लगाओगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ेगा। तो बोल रहे हैं द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। जो आपका ये है, और किसके क्या नाम है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पीडी। पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल वी। ये बस ये ओम्स लॉ बोले थे, सिंपल सा, ज्यादा टेक्निकल नहीं है। बस वो बोले थे भाई एक कंडक्टर हम लेंगे, इसमें जो करंट फ्लो करेगा, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा पोटेंशियल। सिंपल सी बात है ना। आप हम लोग पहले देखो, जैसे हमारे घर में अब थोड़ा बड़ा वाला लगा है स्टेबलाइजर, पहले उस घर पर थे तो छोटा वाला स्टेबलाइजर लगा था, क्योंकि उसमें करंट बहुत कम आ रहा था, उसका नीड भी नहीं था हमको। ठीक है, अब क्या है, आपका इतना सारी चीजें चलना है, तो आपका ज्यादा स्टेबलाइजर की जरूरत है, ज्यादा वोल्टेज की जरूरत है, क्योंकि करंट ज्यादा फ्लो कर रहा होगा। तो उसको मैनेज करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? ज्यादा पोटेंशियल वाला स्टेबलाइजर यूज करेंगे। इसका मतलब ज्यादा करंट ज्यादा पोटेंशियल, एक बढ़ेगा, जैसे ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, इसका ग्राफ जैसे आप मोशन चैप्टर क्लास 9 में अगर बनाए हो, याद हो, तो ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे बनेगा। ठीक है, यहां पर आपका मानते करंट, ये करंट हो गया, यहाँ पर वोल्टेज हो गया, तो करंट बढ़ता जाएगा, वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा, वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पर करंट मात्र 5 एम्पियर, तो वोल्टेज 5 वोल्ट। ठीक है, करंट आपका 10 एम्पियर, तो वोल्टेज 10। ठीक है, ये क्लियर है, सिंपल सा। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ ये बोलता है कि जो करंट है कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके वोल्टेज पे। क्लियर? बस इतना ही बोले थे वो, फिर इसको और भी सॉल्व किया जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लोइंग, वो हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखो, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो एक क्या आता है? कांस्टेंट। एक कांस्टेंट आता है। जैसे आप ये तो पढ़े होगे ना, फोर्स इक्वल टू, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एक्सेलरेशन या मास के बोल सकते हो। ये मतलब ये वाला नहीं, एक और ले लेते हैं, क्या नाम है, जी वाला, कैपिटल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m, ये था ना, m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, फिर जब ये हटा था तो आपका एक k आया था, कैपिटल G बोल दीजिए आप, आया था। कैपिटल G की वैल्यू 6.67 है, ऐसे लेके हम सॉल्व किए थे। तो ऐसे ही जब आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो एक क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। ठीक है, कांस्टेंट आएगा। अब कांस्टेंट का आने का मतलब क्या हो जाएगा? तो आई इक्वल टू, ये आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? आई इक्वल टू हो जाएगा आपका आर वी। ठीक है, आर वी लिख दो, या चाहे वी इक्वल टू आई आर वी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं। देखो एक और अच्छे से कर सकते हैं इसको, हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। मैं ऐसे, जब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ रहा है, तो हम बोल रहे हैं जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत। बेसिक बोल, जैसे आपका इधर का उधर कर दिए, बस कोई दिक्कत नहीं। तो वोल्टेज बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, या करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, दोनों बोल सकते हैं। तो अब जब आपका ये हटेगा तो मैं लिख सकता हूं v इक्वल टू, आपका क्या लिख सकता हूं? आई आर आई, अच्छा आई आर। ठीक है, आर क्या है? आपका कांस्टेंट है। ठीक है, आर क्या है? रेजिस्टेंस बोलते हैं, अभी बढ़ाते हैं। क्लियर है? ओम्स लॉ बोले थे कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। क्लियर?
फिर हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पर कांस्टेंट कौन आया, आर आया, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो V इक्वल टू आई आर। अब देखो यहां पर वेयर आर इज अ रेजिस्टेंस, आर इज अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मैंने बताया, बताइए क्या था रेजिस्टेंस, क्या, हाँ रुकावट, ठीक है, मतलब कि करंट फ्लो कर रहा होगा, करंट आपका कंडक्टर में फ्लो कर रहा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ वजह होगा कि वो रुक जाएगा, जब मतलब पूरी तरीके से नहीं, उसको थोड़ा बहुत रोकेगा फ्लो को, जैसे ना आप वही वाला सिंपल से आप जब बहुत बड़ा कुछ करना चाहोगे ना कोई आपको रोकेगा, तो ऐसे करंट भी जब फ्लो करना चाह रहा है तो वो कोई ना कोई उसको क्या करेगा, रोक लेगा, क्लियर है, समझ में आया। तो रेजिस्टेंस, अब इसको बात पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस किसका, देखो रेजिस्टेंस किसका हो सकता है, वायर की वजह से ना, बताए थे अभी हल्का हल्का कि अगर लेंथ बढ़ा देंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एरिया, अगर मैं पतला सा वायर लिया हूं, पतला सा वायर लिया हूं तो इसमें करंट फ्लो ज्यादा आसानी से होगा कि बड़े वाले एरिया से, मोटा सा तार है, नहीं कम वाले से तो बहुत मुश्किल होगा ना, जैसे मैं कह रहा हूं दरवाजा ये मैं ओपन कर दिया, बोलूंगा एक साथ जाओ तो धक्का मुक्की लगेगा, तो आपका जितने तेजी से जा सकते उतने तेजी से नहीं जा पाओगे, पर मैं शटर ओपन कर दूंगा तब आराम से, मतलब 3 लोग एक साथ पैरेलल होके चल सकते हैं ना, समझ में। एरिया कम रहेगा, अभी अच्छे से और बताते हैं, एरिया कम रहेगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, ठीक है, पर एरिया ज्यादा रहेगा रेजिस्टेंस कम रहेगा, रुकावट है ना, जैसे तभी तो आपका जब छुट्टी के टाइम बड़ा वाला गेट खुलता है स्कूल का, ठीक है, बड़ा वाला गेट इसलिए खुलता है कि एक साथ सब जा सके, पर बाद में लंच के बाद, सॉरी असेंबली के बाद फिर ओपन क्लोज कर देते हैं छोटा वाला गेट, क्योंकि जो भी आएगा वो 1 2 3 करके आएंगे, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो आपका ये है कि पहले ये समझते हैं कि बोले क्या थे ओम्स लॉ, बस यही क्लियर कर लो, ओम्स लॉ कोई पूछेगा ज्यादा कुछ नहीं बोले थे, वो बोले थे जो करंट है कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज को, फिर उसको हमको चुल रहता है एक चीज का सॉल्व करने का, तो हमने सॉल्व किया, जब ये हटा तो वो क्या आ गया, एक कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस, क्लियर, बस बेसिक चीजें, ठीक है। फिर अब आते हैं, अब यहां से आप फॉर्मूला बना सकते हो किसी चीज का भी, अब आपको करंट पूछेगा, करंट पूछेगा तो आप V बाई आर बोल दोगे, वोल्टेज पूछेगा तो V आई आर, ठीक है, रेजिस्टेंस पूछेगा तो V अपॉन में आई, क्लियर, बेसिक चीजें, ठीक है। तो ये ऐसे ही रहेगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है, कल अपना मतलब यूट्यूब से लिख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब देखते हैं आई हो गया ये, तो यहां पर वही बोला है कि आई को हम ऐसे बना सकते हैं, आई इक्वल टू V इक्वल टू बना करंट, देखिए क्या था, करंट को हम क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं, तो क्योंकि और भी कुछ हमें यूज करना है ना, तो करंट को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए V अपॉन में आर होगा ना, आर नीचे आ जाएगा, ठीक है, V अपॉन में आर, क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब देखिए तो V क्या है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस है, R क्या है, रेजिस्टेंस। Here we can say that current flows through conductor at a given temperature, तो टेम्परेचर है डायरेक्ट। अब देखो करंट एक नॉर्मली यहां से हम एक और चीज बना सकते हैं, देखो जो आपका इक्वल के सामने रहता है, इसका मतलब करंट बढ़ाओगे वोल्टेज बढ़ाओगे, ठीक है, अब पर रेजिस्टेंस घटाओगे करंट बढ़ जाएगा, लॉजिक्स वाली बात है ना, आप बढ़िया वायर यूज करोगे, आप बढ़िया वायर यूज करोगे, आप बढ़िया जब वायर यूज करोगे तो आपका क्या होगा, मस्त से करंट आएगा ना, जैसे अभी देखो यहाँ पर हम लोग इन्वर्टर अलग से आता है, रेड कलर का, व्हाइट कलर का, बढ़िया से यूज करते हो, 1600 रुपए का एक बंडल मिलता है, पर पहले देखोगे पतला पतला वायर आता था तो वो ज्यादा अच्छा नहीं था, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो करंट हमको कम मिलेगा, ठीक है, तो यही लिखा है। तो इस इक्वेशन मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या क्या और चीज निकाल सकते हैं, देखो पहला है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, ये तो पहले ओम्स लॉ ही बोले थे, उनका कहना मतलब यहां से हम बोल सकते हैं करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। दूसरा क्या हो जाएगा बताओ, करंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के, क्लियर है, ठीक है। और क्या था, द पोटेंशियल अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज हाफ देन द फ्लोइंग थ्रू द इज आल्सो, अभी इस तो क्वेश्चन शो हो जाएंगे, तो इस डबल हो जाएगा, रेजिस्टेंस कंडक्टर इज हाफ डबल, ठीक है। चलो मेन चीज ये हो गया। अब मैं बोल रहा हूं कि एक कंडक्टर, देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, एक कंडक्टर है, इसमें आपका करंट मान लेते हैं 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, करंट है एम्पियर है, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है,
अब इसका वोल्टेज हमने निकाला, अब अभी चेक करेंगे नहीं, हम नॉर्मली निकालते हैं। 2 वोल्टेज आ गया, कितना आ गया, 2 वोल्ट आ गया। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने करंट को डबल कर दिया। इफ आई डू इंक्रीज द, या चाहे करंट को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो मैंने करंट को क्या कर दिया, डबल, ये हमको कर दिया क्या, डबल, 2 टाइम्स कर दिया, डबल कर देते हैं, ठीक है, इसको डबल कर दिया। डबल का स्पेलिंग को गलती ना, DUBLE, सही है, डबल, तो डबल कर दिए, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4। अगर ये 5 एम्पियर से हमने इसको 10 एम्पियर बना दिया, तो ये भी कितना हो जाएगा, बोलो, 4 वोल्ट। क्लियर है, बस सिंपल सा, ये तो यहीं से हम कर सकते हैं, ज्यादा आसान है, ठीक है। अब आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब बोला, देखो ये आपका कंडक्टर है, कंडक्टर का एक अभी पढ़ेंगे रजिस्टिविटी, वो बताएंगे कंडक्टर क्या होता है, इनका खुद का एक रोकने का क्षमता। जैसे अब मैं क्या कर रहा हूँ, किसी लोग का 6 घंटे बैठ के अपना पढ़ सकते हैं, पर आपका क्या एक खुद की प्रॉपर्टी होगी, आप 6 घंटे नहीं बैठ के पढ़ पाओगे, ठीक है, मतलब 1-2 घंटा पढ़ोगे, बीच में ब्रेक चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ लोगों से फ्री फायर वाले होते हैं, गेम वो थोड़ा पढ़ेंगे नहीं, ज्यादा खेलेंगे, फिर थोड़ा कम पढ़ेंगे, तो उनका एक हैबिट हो गया, तो एक रेजिस्टेंस, तो हर एक मटेरियल का एक रेजिस्टेंस होता है। मान लेते हैं ये इनका रेजिस्टेंस, ये रोक रहा होगा कितना करंट, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम पर मीटर, अभी बता देते हैं कैसे, सॉरी ओम होता है, ओम, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर रेजिस्टेंस का मान लेते हैं आपका दिया है 10, रेजिस्टेंस दिया है 10, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं इस वायर का रेजिस्टेंस मैंने बढ़ा के कितना कर दिया, 20 गुना कर दिया, तो आपका ये बताओ करंट कितना हो जाएगा, कौन बताएगा, बताइए। मैंने रेजिस्टेंस डबल कर दिया 10 से, देखो जब ध्यान सुनो, जब 10 था, जब हमारा क्या रेजिस्टेंस, ये R है, रेजिस्टेंस 10 था, तो आपका करंट कितना था, 5 एम्पियर। अब बोल रहा है मैं 20 कर दिया, तो बताइए आपका करंट कितना होगा, 2.5, आधा हो जाएगा ना, डबल। देखो रेजिस्टेंस, देखो ये था, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट घट जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस हमने दुगना कम किया, दोगुना मतलब 2 टाइम्स कर दिया, डबल कर दिया, तो ये हाफ 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा। क्लियर, समझ में? अरे देखो ना, जैसे ही मान लो तो यहाँ पर 5 है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/10, तो आपने इसको 20 किया, तो ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, डबल हो जाता है, ठीक है, मतलब 2 टाइम्स आपका डिवाइडेड हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक। तो आपका ये क्लियर है, ये इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। कोई डाउट इसमें कि आपका क्या बोलता है, करंट आपका था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। फिर उसको बाद आपका क्या है, जाओ जाओ, ठीक है। तो फिर हमने एक फार्मूला बना दिया, V अपॉन में क्या बना दिया, R बना दिया। तो I जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और I डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे। देखो सिंपल सी बात है ना, आप लॉजिक लगा लो, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, जो रेजिस्टेंस मतलब रोकना। आप, मैं कह रहा हूं आपको, मैं कह दिया भागो, आप मस्त से भाग रहे थे, पर मैंने रस्सी से बांध दिया आपको, फिर वही टायर में जोड़ दिया, तो आपका जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर यहां से आपका ये बेसिक चीजें हैं। अब आता है आपका, ठीक है, रेजिस्टेंस। अब आता है रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। ये टॉपिक दिख तो नहीं रहा है, फॉर्स लॉ, उसमें बुक तो नहीं दिख रहा होगा ना, ठीक है, दिया नहीं है, पर फिर भी हम बता देते हैं। चलो, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस, ठीक है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, ठीक है, मतलब कि आपका रुकावट क्या होता है एक तरीके से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। अभी मत लिखिए, आप यूट्यूब से आप पुराना छूटा है तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट और वोल्टेज है, करंट जो आपका कंडक्टर में फ्लो कर रहा है उसको रोक रहा है, तो कितना रोक रहा है, सिंपल सा, फिर से देखो आपका मेन फार्मूला ओम्स लॉ से क्या था, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो I इक्वल टू, या चाहे V इक्वल टू मैं बोल सकता हूं, उसको अपोजिट बोल सकता हूं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो यहां से आपका V इक्वल टू क्या आया था, IR, तो मैं R को निकालना चाह रहा हूं, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका V अपॉन में I,
क्लियर, बेसिक चीज है, ठीक है। अब यहां से ये देख सकते हो व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज द रेशियो बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट, उन दोनों का आपका रेशियो निकाल लेंगे, उसको बोल देंगे रेजिस्टेंस। तो मैं लिख सकता हूं द रेशियो बिटवीन, यहां से मैं लिख सकता हूं द रेशियो, रेशियो का मतलब आप समझते ही हो, अपॉन में फ्रैक्शन में जो रहता है, द रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, अब पोटेंशियल डिफरेंस को v से लिख देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस एंड किसके बीच में बताइए, एंड करंट, करंट को मैं I लिख देता हूं, ठीक है। क्या बोला गया, द रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, ठीक, फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। अब ये सब लिख सकते हैं, फ्लोइंग थ्रू द, लिख देता हूं, अच्छा, फ्लोइंग THROUGH थ्रू द कंडक्टर, ठीक। फिर वही सब लिखा है कि आपका टेम्परेचर ये सब कांस्टेंट रखेंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब आते हैं रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होगा, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट आपका ओम होता है, इसका यूनिट एसआई यूनिट बोल दीजिए, क्या होता है एसआई यूनिट, ठीक है, ओम, OH, ओम शांति ओम वाला, ठीक है, ओम, क्लियर है, ठीक है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओम, ठीक है। अब देखिए तो रेजिस्टेंस आपका हो गया क्लियर कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल एंड द करंट एंड इट्स एसआई यूनिट इज ओम। एक और यूनिट क्या बना सकते हैं बताओ रेजिस्टेंस का, वोल्ट पर, बोलिए वोल्ट पर एम्पियर, करंट है एम्पियर, क्लियर, ठीक है, बना सकते हैं ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, फिर यहां से आपको क्या कर सकते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ यूनिट, the SI unit of resistance is ohm and it is represented by the Greek letter W, ठीक है। पर ओम का आपका सिंबल, जैसे ये ओम लिख दिया, ठीक है, पर आपका रेजिस्टेंस जैसे मैं लिखूंगा रेजिस्टेंस ऐसे, रेजिस्टेंस इक्वल टू 5 ओम, तो ये 5 ओम ऐसे बनता है, ठीक है, ओम, ये क्या है, ये सिंबल क्या है, ओम का सिंबल है, ठीक है, 5 ओम, क्लियर है, रेजिस्टेंस इक्वल टू 5 ओम, 10 ओम 20 ओम जितना भी दिया जाएगा, ओम का सिंबल आपको याद होना चाहिए, ठीक। डेफिनेशन ऑफ 1 ओम क्या हो सकता है, देखो हमेशा जब 1 ओम, जैसे डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, डेफिनेशन ऑफ 1 जूल, ठीक है, तो आपका 5 ओम, ओम किसका सिंबल है, मतलब सर ये किसका सिंबल है, ओम का, ठीक है, क्लियर है। अब आता है 1 ओम, अगर जैसे देखो आपको 1 फोर्स 1 न्यूटन पूछता है, व्हाट इज 1 जूल, तो ये सब आपको ध्यान रखना कैसे लिखा जाता है, तो 1 ओम आपका क्या होगा, देखो 1 ओम कब कहलाएगा, लिखिए मत अभी, 1 ओम क्या कहलाएगा, जब 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर होगा, क्लियर है, बेसिक। आप कहोगे सर 5 भी तो हो सकता है, 5 अपॉन में 5 आ गया तब भी तो 1 आ जाएगा, हाँ तो वो ठीक है, पर हमको पता है ना, जब भी हम फ्रैक्शन को लिखते हैं किसमें लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में, लोवेस्ट फॉर्म में, मतलब 1/1 लिखेंगे। से आपका, आप बोल रहे हो कि सर वोल्टेज मान लेते हैं यहाँ पर 20 आया, तो आपका करंट 20 आएगा, तो 20/20 इक्वल टू 1, ठीक है, तो 1 हम मानते हैं, 1 ओम क्या हो जाएगा, देखो यहां पर मैं लिख देता हूं, डिफाइन 1 ओम आता है, मे भी कभी कभी आ सकता है, डिफाइन क्या चाहे, हाँ लिख सकते हैं, डिफाइन 1 ओम, ठीक है, तो 1 ओम डिफाइन कैसे क्या होगा, लिखेंगे आपका, इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बताइए, बिटवीन पोटेंशियल, इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन करंट, वही द पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे बोल सकते हैं, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज अक्रॉस कंडक्टर, ये हाँ गलत हो गया, ठीक है, आपका क्या होना चाहिए, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज, कितना बताइए, कितना होना चाहिए, इज 1 वोल्ट, अभी बताया ना 1 वोल्ट, बोल रहा है अगर पोटेंशियल कंडक्टर में 1 वोल्ट होगा, कितना 1 वोल्ट एंड करंट फ्लोइंग, एंड करंट को मैं आई लिख देता हूं, एंड करंट फ्लोइंग, बोलिए फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, तो ये आप लिख दीजिएगा थ्रू, THROUGH, थ्रू कंडक्टर,
ठीक है, थ्रो कंडक्टर यही लिख देता हूं, थ्रो कंडक्टर। देखो ठीक है, क्लियर है। बोल रहा है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर 1 वोल्ट हो एंड जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना हो, बताइए 1। थ्रो कंडक्टर फ्लोइंग थ्रो इट इज करंट फ्लोइंग थ्रो कंडक्टर इज 1 एम्पियर। यहां पर 1 वोल्ट था तो 1 एम्पियर। ठीक है, क्लियर है। देन इट इज कॉल्ड एम्पियर। ठीक है, सही है ना, एम्पियर। ठीक है, इट इज कॉल्ड 1, मतलब इसको क्या बोल देंगे, तो 1 ओम बोल देंगे, सिंपल सा, क्लियर है। ठीक है, देन इट इज सेड टू बी कॉल्ड 1 ओम, ऐसे लिखा है। जब 1 वोल्ट होगा और 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा तभी हम बोलेंगे 1 ओम है। क्लियर है, ठीक है। चलो अब आते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। इसमें पता नहीं दिया है। ठीक है, फैक्टर्स मेन इंपॉर्टेंट, मतलब मेन तो यही था, यहां से स्टार्टिंग था। अब आते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस को मैं आर लिख देता हूं, कैपिटल आर इज फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। बोल रहा है आर किस पे डिपेंड करेगा, पहला रेजिस्टेंस, रुकावट। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं आपका इतना छोटा सा आप पानी मान लो ड्रम में भरना है। ठीक है, ड्रम में भरना है, आपने यहाँ पर ड्रम लगाया, इतना छोटा सा है, इसमें पानी आपके ऐसे चला गया, पर आपने क्या किया, आप तो थोड़ा सा मस्ती करने लगे, आप इतना, ठीक है, इतना बड़ा पाइप लगा दिए, तब फिर पानी भर रहे हो। पानी तो भरेगा ही, पर क्या होगा, हल्का सा रुकावट होगा, समय लगेगा, धीरे धीरे आएगा ना, क्योंकि ज्यादा फ्लो करना पड़ रहा है ना। जैसे सिंपल सा मुझे इस कूलर में पानी भरना है तो मैं यही नल लगा दूंगा, ठीक है, नल से डायरेक्ट पाइप लेके चला लूंगा, पर मैं वो खमरिया हॉस्पिटल से वहां से पाइप लेके आऊँ, वहां चालू करूंगा, धीरे धीरे फ्लो करेगा और ये आएगा ऐसे ऐसे धीरे धीरे। ठीक है, इसका मतलब एक तरीके से पाइप के लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, पाइप के लेंथ पे। ठीक है, लेंथ अगर छोटा है तो जल्दी से फ्लो हो रहा है, पर ज्यादा हो जा रहा है तो धीरे धीरे। तो मैं बोल सकता हूं जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, लेंथ के। क्लियर है, लेंथ ऑफ द वायर, मैं लिख देता हूं लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, आप लोग पूरा ये लिखिएगा जब लिखिएगा लेंथ ऑफ द वायर। क्लियर है, मतलब क्या बोल रहा है कि भाई जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द वायर। दूसरा चलते हैं, ये तो क्लियर हो गया ना, ये बताया भी गया था कि अगर मैं मुझे लाइट लेना है घर पर, अगर इलेक्ट्रिसिटी लेना है तो मैं पास वाले खंभे से, पोल से लूंगा, दूर वाले से नहीं। दूसरा आपका क्या है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द वायर। सिंपल सी बात है। अब देखो इसका मतलब क्या है, अब देखो आपका जो मेन बिजली आता है कहां से, जो पावर हाउस से आता है, वहां पर वो लोग बहुत मोटा मोटा वायर यूज करते हैं, क्योंकि पावर हाउस इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा आ रहा होगा। अब हमारे घर में हम लोग देखिए इससे पहले पतला भी यूज होता था, पर धीरे धीरे थोड़ा सा मोटा 1 mm करके यूज करने लगे, उससे पतला भी आता था। मतलब जितना ज्यादा एरिया ज्यादा रहेगा उतना रेजिस्टेंस कम रहेगा। ये तो मैंने बताया कि छोटा गेट ओपन कर दिया, आप मतलब जाओगे नहीं कि धक्का मुक्की लगेगा। जैसे मान लेते हैं यहीं पर शेर आ गया, शेर तो इम्पॉसिबल, अलग चीज बोल दिया, मान लो मधुमक्खी का छत्ता लगा था, मैंने पत्थर मार दिया, तो क्या होगा, आप भागोगे तो एक साथ इसी में से भागने लगोगे तो एक दूसरे से लड़ोगे। ठीक है, मतलब धक्का उक्का लगे, कोई गिर गया है, काट उड़ लिया। पर अगर मैं शटर ओपन कर दिया तो आप क्या कर भागोगे, आराम से एक साथ भागोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब उतना धक्का नहीं लगेगा। क्लियर है, तो इसका मतलब एरिया, लेंथ ऑफ द एरिया पे डिपेंड करता है, सॉरी वायर ऑफ द एरिया। एरिया अगर ज्यादा रहे, जैसे ये देखो यहां पर, ठीक, और एक एरिया ज्यादा ले लिया। अब देखो इसमें क्यों, क्योंकि तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम्स, जो इलेक्ट्रॉन्स है, एटम्स के भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, एक दूसरे को क्या टक्कर मारेंगे ना, यहाँ पर जो उसका रहेगा ये से टक्कर मार लेगा, पर ये जब ज्यादा जगह रहेगा तो मस्त से फ्लो कर पाएगा ना, करंट आराम से, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, मस्त से फ्लो करेगा। जितना मस्त से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उतना मस्त आपका करंट फ्लो करेगा। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सी बात है, ये क्लियर है ना। ये इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, एरिया कम, अगर एरिया में कम कर दिया, तो रुकावट कितना हो जाएगा, ज्यादा। क्लियर है, ठीक है। तो मैं यहां इन दोनों को क्या कर दूं, कंबाइन कर दूं, तो मैं लिख सकता हूं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन में एरिया।
क्लियर है? बताओ बेसिक चीजें। अब देखो फिर से वही वाली बात आ गई कि भाई जब ये आ जाता है तो क्या आता, एक कांस्टेंट आता है, तो यहां से कांस्टेंट क्या आएगा, आर इक्वल टू रो आ जाएगा। ये आर एच ओ पढ़ते हैं, ठीक है, जो आप सही से नहीं पढ़ोगे रो होगे, वही वाला रो, आर एच ओ रो, ठीक है। ऐसे थोड़ा टी पी की तरह टेढ़ा बनता है, रो एल बाई ए। क्लियर है? बताइए, ये रजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला बन गया। एक रजिस्टेंस का देखो, रजिस्टेंस आपका एक होता क्या, ये ला देखो अभी पढ़ा था, बे वी अपॉन में आई, जब वोल्टेज देगा करंट देगा, पर मान लेते हैं वोल्टेज करंट दिया ही नहीं, आपको क्या दिया है, लेंथ ऑफ द वायर दे दिया है, आपको लेंथ ऑफ द वायर दे दिया, एरिया दे दिया, तब क्या, और रजिस्टिविटी दे दिया, तब आप ये वाला लगाओगे। क्लियर है? बताओ इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, क्या रजिस्टिविटी, हाँ बताते हैं क्या होता है, ये कांस्टेंट है, ये पहले ये समझ में आया। आर इक्वल टू, पहले ये था, ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक, और फिर उन दोनों को कंबाइन कर दिया, एल बाई ए हुआ। जब हमें पता ये हटेगा तो एक क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रो, और रो क्या है आपका, रजिस्टिविटी, रजिस्टी, सही है ना, रजिस्टिविटी, गलत है क्या, आर ई एस आई एस होगा ना, चाहिए ना, हाँ ठीक है, देखो पता है फिर भी नहीं लिख पाता, चलो। तो ये रो क्या है आपका, रजिस्टिविटी, टीवीटी, ठीक है, क्लियर है, रजिस्टिविटी। अब ये क्या है, सिंपल, अब इसको थोड़ा सा फिर नेक्स्ट पेज में और अच्छे से समझते हैं। पहले रेजिस्टेंस इक्वल टू, बोलिए, रजिस्टिविटी या रो बाई एल बाई ए। क्लियर? ये मेन फार्मूला था, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है, ये मेन फार्मूला था। आप इसको क्या पढ़ते हैं, आपने बताया रो पढ़ते हैं, रो, और रो ही क्या है आपका, रजिस्टिविटी। क्लियर? अब पहले इसका यूनिट निकाल लेते हैं, पहले यूनिट, पहले समझने से पहले इसका यूनिट निकाल लेते हैं। यूनिट निकालने के लिए इसको क्या बना देंगे, सब्जेक्ट, तो मैं लिखूंगा रजिस्टिविटी, ये ऐसे थोड़ा सा है, कोई दिक्कत नहीं, रजिस्टिविटी इक्वल टू बोलिए क्या हो जाएगा, नहीं रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लिख दिया, ये डिवाइड में ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, लेंथ मल्टीप्लाई में था ना उसके, नीचे आ जाएगा डिवाइड में। रेजिस्टेंस का यूनिट बताओ, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, ठीक है, ओम, ओ एच एम, ओम। और एरिया का बोलो एल स्क्वायर, हाँ वही मीटर स्क्वायर, और लेंथ का बोलो मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो जाएगा, मर जाएगा, नहीं मारो मत, काट दो, बस काट दो, ठीक। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर, पर मीटर नहीं बोलना, ओम मीटर, पर मतलब होता है डिवाइड, तो ओम मीटर। क्लियर है? तो इसको और ऐसे सिंबल से बना के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप ऐसे भी बना सकते हो, ओम मीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो रजिस्टिविटी क्या होता है आपका, अभी पढ़ेंगे, पर इसको, ये जो सिंबल है इसको पढ़ते हैं रो मतलब रजिस्टिविटी, उसका यूनिट आपको पता चल गया, ओम मीटर। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था, ओम, रेजिस्टेंस का ओम। अब आते हैं रजिस्टिविटी होता क्या, मतलब रेजिस्टेंस क्लियर होगा तभी रजिस्टिविटी समझ में आएगा। रेजिस्टेंस का एक तरीके से ना, वो ना दूसरे पे डिपेंड है। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, मैं अब यूट्यूब पे पढ़ाना चालू कर दिया, तो मैं डिपेंड नहीं रहूंगा कि स्टूडेंट आए या ना आए, मैं अपना वीडियो डालूंगा। पर अगर मैं ऑफलाइन पढ़ाता तो भाई कम से कम 3-4 रहेंगे, मैं डिपेंडेंट रहूंगा आप पे, और आप भी जिस दिन एब्सेंट रहोगे तो कभी ये क्या होगा, वीडियो यूट्यूब से देख सकते हो। मतलब एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट, मतलब किसी भी डिपेंडेंट ना होता, जैसे बोलते हैं ना कि आप बनिए क्या, इंडिपेंडेंट बनिए, ठीक है। तो वैसे ही रेजिस्टेंस तो किस पे डिपेंड था, रेजिस्टेंस बताओ, लेंथ पे डिपेंड था और एरिया पे डिपेंड था। लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा, एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम, ठीक है, ये क्लियर है। पर अब आया रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या है, एक सशक्त नारी एक तरीके से, मतलब कि वो किसी पे डिपेंड नहीं होता। रजिस्टिविटी जो होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, या चाहे बोल दो ये सिर्फ एक पे डिपेंड होता है, ये सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड होता है। इट इज डिपेंडेंट ऑन मटेरियल, डिपेंडेंट ऑन मटेरियल, मटेरियल ऑफ द क्या, ऑफ द वायर, ठीक है, मटेरियल डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल ऑफ द वायर। क्लियर? बेसिक चीज, मतलब कि वैसे तो ये क्या है, फिक्स वैल्यू है,
डिपेंड भली है पर ये इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। इसका जो रूल नियम है, ठीक है, वो क्या है आपका, फिक्स्ड है। अब ध्यान समझते हैं रजिस्टिविटी, लास्ट यही होगा रजिस्टिविटी बताने के बाद। वीटी इसको कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर रो, ठीक है, पी बना दिया, ठीक, रजिस्टिविटी क्लियर। अब मैंने अभी क्या बताया, रजिस्टिविटी क्या है, डिपेंडेंट है किस पे, मटेरियल पे, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है। मतलब कि आपका जैसे आपको वायर लेने जाओगे, किसका किसका मिल सकता है, एल्युमिनियम, कॉपर। अगर मैं निकालूं, अब तो सब दिखाता हूं पहले वो रजिस्टिविटी का लिस्ट कि मटेरियल का कैसे होता है। अच्छा बताइए रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट बताइए, कल बताए थे रजिस्टिविटी लिस्ट ऑफ मटेरियल, बोलिए कोई एक लोग, अब एक लोग आप ही बताओ, चलो बताओ। हाँ मतलब कि हम क्या नाम है, रेजिस्टेंस वहां पर बढ़ा घटा सकते थे, कैसे, लेंथ ऑफ द वायर करके, लेंथ ऑफ द कॉइलिंग जो ज्यादा था दूर करके लेंथ बढ़ा दिए, कम करके वो कर दिए। अब लिस्ट आ गया आपका, ये ले लेते हैं, इसमें तो बढ़िया बढ़िया है ही नहीं, ये ले लेते हैं, ये चलिए ठीक है, इसको ना एक बाई जूस है, दिक्कत दे सकते हैं, ठीक। अब आते हैं, अब देखो रजिस्टिविटी पर ध्यान समझना, पहले मतलब कि डिपेंडेंट है जिसकी रजिस्टिविटी ज्यादा, ये ध्यान देना ना। फार्मूला आपका क्या आया था, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझो, फार्मूला आया था रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या चाहे इक्वल आया था, इक्वल रजिस्टिविटी अपॉन में एल बाई ए। तो मतलब कि रेजिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रजिस्टिविटी के, लेंथ तो ठीक है, मतलब ये ज्यादा तो रुकावट ज्यादा, तो आपका करंट जो कंडक्टर में कैसा फ्लो करेगा, कम, ठीक। तो इसका मतलब अब देखो, अब आते हैं पहले कॉपर कहां पर है वो देखते हैं, कॉपर ये सेकंड पे। अब गोल्ड देखते हैं, गोल्ड है इसमें, गोल्ड मान लीजिए नहीं है, मैग्नीशियम, आयरन ले लेते हैं, आयरन ले लेते हैं, मेन जो आप लोग सुना होगा, सिल्वर ले लेते हैं, और नाइक्रोम लेते हैं, इसका भी अभी हमने पढ़ना है, बाकी नहीं लेते हैं। अब हार्ड रबर भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो अच्छा ठीक है। चलो अब देखो रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, आपका मटेरियल पे, ये क्या है, फिक्स है। अब देखो इसमें किसका सबसे ज्यादा है रजिस्टिविटी, ये माइनस में है, सबकी वैल्यू माइनस में, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये आपका दिया है यहां पर 1.59 इंटू 10 के पावर -8, मैं मेन में ले लेता हूं, और कॉपर कर लेता हूं 1.68 इंटू 10 के पावर -8, और बताइए और किसका ले लेता हूं, नाइक्रोम का 100 इंटू 10 के पावर -8। अब आते हैं हार्ड रबर का देख लेते हैं, ये 1 से 100 लिखा है तो मैं मान लेते हैं 1 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 ले लेते हैं, 1 इंटू 10 के पावर, ये सब रेज कर दूं, आप समझ गए, 1 इंटू 10 के पावर 13 प्लस में एक और कोई ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छा, मरकरी, ग्लास लेते हैं बस 1। अब देखो 1 से लेकर 1000 दिया है, मान लेते हैं 10 है, 10 के जगह पर 1 ही लेते हैं, इंटू 10 के पावर 9। अब देखो, अब पहले बताओ इसमें से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, रबर, 10 के पावर 13 मतलब 1 टेंस करके ऐसे ना ज्यादा, इस पे देखो 10 के पावर 9 है, तब 10 करोड़ से 1 करोड़, 10 करोड़, फिर 100 करोड़, ठीक है, ऐसे ज्यादा। फिर ये माइनस में वैल्यू कम ना, जब से -8 करोगे तो 0 पॉइंट, ये 8 जीरो लगेगा, 0 पॉइंट, ठीक है, फिर और कम, देखो फिर और कम, ये पहले से इधर है, फिर 8 जंप कराओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जंप करेगा, तो वैल्यू क्या है, ज्यादा है। मतलब कि इसका हार्ड रबर का रेजिस्टेंस क्या होगा, रजिस्टिविटी सॉरी ज्यादा है, रजिस्टिविटी ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस भी ज्यादा, और जब ज्यादा होगा तो करंट कम फ्लो करेगा। पर देखो कॉपर, देखो सिल्वर भाई कॉपर से भी कम है, सिल्वर क्या है, कॉपर से भी कम है, पर सिल्वर थोड़ा सा महंगा पड़ता है, इसलिए हम लोग यूज क्या करते हैं, कॉपर। पर गोल्ड देखो कि रेजिस्टिविटी उसका सबसे कम है, वो करंट लगाओगे भन्ना से पास कर देगा, ठीक है, पर गोल्ड
पैसा वाली भी मैटर होता है ना, इसलिए कॉपर रजिस्टिविटी के मामले में सस्ते में यही बढ़िया पड़ता है। ठीक है, सस्ते में आपका यही बढ़िया पड़ता है। क्लियर है। अगर मैं सिल्वर गोल्ड, अब अगर कहीं और देखना है, अब देखो यहां पर एक और चीज आप देखो, नाइक्रोम, नाइक्रोम का 100-8 है, मतलब इससे तो हल्का सा रुकावट क्या होगा, ज्यादा ही होगा। अब नाइक्रोम जानते हो कहां यूज किया जाता है, आपके प्रेस में जो आयरन करते हो। क्यों, देखो आप वहां, अच्छा प्रेस में आपको क्या चाहिए, हीट चाहिए कि करंट पास हो जाए, हीट चाहिए। तो हीट कैसे मिलेगा, जैसे मान लो आप मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप 1 घंटा पढ़ लिए, 2 घंटा पढ़ लिए, फिर करो जाओ, नहीं मैं दरवाजा बंद कर, हम कर नहीं जाने देंगे, पैसा दियो तुम यहीं रुको। मान लो 1 घंटा रुक गया, 3 घंटा रुक गया, 4 घंटा रुक गया, और फिर क्या होगा, पगलाओगे ना, कहोगे हटो हटो, तो गरमाओ, गुस्सा करोगे। तो इसका मतलब जब रजिस्टेंट, टंगस्टन का रजिस्टिविटी, सॉरी नाइक्रोम का आपका जैसे नाइक्रोम हो गया, टंगस्टन भी यहीं कहीं होना चाहिए, ये इसका भी रुकावट ज्यादा है, तो ये सब यूज किया जाता है। मतलब ये क्या है, करंट फ्लो करना चाह रहा पर यहीं पर वो रुक गया, तो रुक जाएगा, तो धीरे धीरे ऐसे जाना चाहिए ना, जैसे मैं दीवार को ऐसे ऐसे धक्का देता रहूंगा, तो हमको क्या होगा, पसीना होने लगेगा ना, मेरी एनर्जी एग्जॉस्ट होगी, पसीना में गर्म हो, मैं हीट हो जाऊंगा। तो वही है, करंट जब इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो कर पाता है तो वो हीट हो जाता है, जब हीट हो जाता है तो हम आयरन यूज कर देते हैं, ऐसे हीटर का यूज किया जाता है। तो रजिस्टिविटी फिक्स है, इसकी वैल्यू फिक्स है, आपको निकालना नहीं रहेगा, वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, कहेगा कि एक कॉपर की रजिस्टिविटी इतना है, तो बताइए रेजिस्टेंस कितना होगा, तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला लेंथ दिया रहेगा, वायर दिया रहेगा। क्लियर है। अब समझ में रजिस्टिविटी क्या है, रजिस्टिविटी क्या है, एक मटेरियल है जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। किस पे फिक्स्ड है, मटेरियल पे। ठीक है, वो क्या करता है भाई, सबका क्षमता, जैसे अब गॉड बोल दो या नेचर, हम लोग को एक क्षमता दी है, हमारे पास है बहुत ज्यादा, पर बहुत ज्यादा में भी किसी न किसी का क्या है, लिमिट है। ठीक है, समझ में आया। तो रजिस्टिविटी वही है, आपका रुकावट है, कितना रोकेगा, वो फिक्स है वैल्यू। जैसे अगर मैं बोलूं आपका एक कॉपर है, 2 वायर, मैंने C1 कॉपर ले लिया, C2 कॉपर ले लिया, ठीक है, मैं बोलूंगा बताओ दोनों में से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, तो आप क्या बोलोगे, मैं बोलूंगा रेजिस्टेंस दोनों में से किसका ज्यादा होगा, दोनों का सेम होगा ना। कॉपर का तुम चाहे M2 अकेडमी से लो या चाहे किसी कहीं और दुकान से लो, ठीक है, तो वो उसका रेजिस्टिविटी सेम रहेगा, जब रेजिस्टिविटी सेम तो आपका रेजिस्टेंस सेम। क्लियर है। पर अब मैं चेंज कर देता हूं, कॉपर दोनों सेम था, पर इसका एरिया ज्यादा है, A1 का एरिया ज्यादा है A2 से। तो बताओ कौन सबसे अच्छा घर पर यूज करने वाला होगा, बताओ। C1 मतलब A1 बोलो, C1 कॉपर 1, क्यों, क्योंकि एरिया ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम, क्योंकि भाई रेजिस्टिविटी फिक्स कर दिया हमने फिक्स कर दिया, पर एरिया की वजह से आपका फायदा हो जाएगा C1 लेने का, क्योंकि वो थोड़ा सा मोटा मिला होगा। ठीक है, एरिया ज्यादा होगा तो मस्त से फ्लो करेगा। अब देखते हैं एक और, यहीं पर आपको समझा देते हैं। मैंने C1 C2 सेम कर दिया, A1 A2 भी सेम कर दिया, अब बताओ दोनों क्या होगा, ये बताओ क्या होगा, कौन अच्छा होगा, दोनों बराबर। पर अब लेंथ में क्या करता हूं, लेंथ A1 का मैं कम कर, मतलब कम है, लेंथ ऑफ द 2 ज्यादा है, तो बताओ कौन सा घर में यूज करोगे, C1 की C2, C1, क्योंकि भाई आपका लेंथ ज्यादा है, करंट फ्लो करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए आपका ये समझ में आ रहा। रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, बस इतना ही था। ठीक है, और भी कुछ देख लेते हैं, क्वेश्चन कल लगवाएंगे बढ़िया। ठीक है, तो आप तो अपने एनसीईआरटी में दिया है, पेपर का दिया है, आपका कंडक्टर्स का ये सब दिया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज लेक्चर नंबर 4 खत्म है, कल मिलते हैं। ठीक है।